बी है जो बिडेन। देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए फटाफट। लाइफ लाइन लेना पसंद करोगे आप? तो कंप्यूटर महोदय जी, संगीता जी के लिए लाइफ लाइन अवेलेबल करवाइए, लाइफ लाइन उपलब्ध करवाइए 50-50। और यहाँ पर मैं 2 गलत विकल्पों को हटा देता हूँ आपके लिए। जो मैंने ऑप्शन नंबर डी को हटा दिया, जो बिडेन को हटा दिया, और ऑप्शन नंबर जो बी है डेविड मालपास को हटा दिया। अब आपके पास में 2 विकल्प है, क्रिस्टीना लेगार्ड है और ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल है, क्रिस्टीना जाजिरवा अवेलेबल है। सर सी बता रहे हैं, क्रिस्टीना जाजिरवा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर महोदय जी, ऑप्शन नंबर सी जो है क्रिस्टीना जाजिरवा, क्या सही आंसर है या फिर गलत आंसर है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्रिस्टीना जाजिरवा। और आपने इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया है। हालांकि आपने लाइफ लाइन को यूज लिया, लाइफ लाइन का उपयोग लिया, लेकिन फिर भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर चूज करते क्रिस्टीना लेगार्ड को, तो ये इससे पूर्व जो IMF की अध्यक्ष थी वो क्रिस्टीना लेगार्ड थी। यस। तो आपने एक प्रश्न का सही आंसर दिया है, एक प्रश्न का गलत आंसर दिया है, और ये तीसरा प्रश्न जो है वो आपके लिए निर्णायक प्रश्न होने वाला है। और अवेलेबल करवाया जाए, उपलब्ध करवाया जाए। तो ये देखिए आपके लिए तीसरा प्रश्न कि प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण की बात कर रहा है, यानी कंपटीशन मार्केट की बात की जाए और वस्तु की कीमत निर्धारण की बात की जाए तो किस प्रकार से की जाती है या किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है विक्रेता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मांग व पूर्ति के साम्य के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है सरकार के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्री के द्वारा। ये मार्केट के अंदर, प्रतियोगी बाजार के अंदर कीमत निर्धारण की बात कर रहा है, जहां पर आपको पता है कि क्रेता के द्वारा डिमांड की जाती है और विक्रेता के द्वारा क्या है, सप्लाई की जाती है। हम वस्तु विशेष की प्राइस डिटरमाइन करने की बात कर रहे हैं, निर्धारण की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सेकंड को। तो कंप्यूटर महोदय जी, ऑप्शन नंबर सेकंड मांग व पूर्ति के साम्य निर्धारण द्वारा लॉक किया जाए। और यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है मांग व पूर्ति के साम्य के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो आप जीत चुके हो संगीता जी, 2 प्रश्नों का सही आपने आंसर दिया है, तो 200 रुपए की राशि आप जीत चुके हो। कैसे लग रहा है संगीता जी? जी कहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैंने कभी भी ऑनलाइन कोर्स कभी नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम लिया है। और अब मैं थोड़ा सा पछता रही हूँ कि पहले मुझे पता होता तो शायद मेरा स्टेट भी क्लियर हो जाता, क्योंकि मेरा सीटेट और क्वालिफाई है बट एचटेट नहीं है। और बाहर कोचिंग लेने की परमिशन नहीं है कि भी घर में ही पढ़ो, फोन से कैसे भी पढ़ो, बट बाहर नहीं जाओ। तो ये प्लेटफॉर्म पे मेरे को पढ़ के बहुत ज्यादा मतलब खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि भी काश मैं इससे पहले जुड़ी हुई होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है संगीता जी। बोलना चाहूंगी सर, जी सर 2 लाइनें भी बोलना चाहूंगी। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इन्हीं उम्मीदों के साथ अगर उत्कृष्ट टीम हो संग तो जीत लेंगे हम हर जंग। संगीता जी के लिए एक बार से सभी जो YouTube पर बैठे हुए विद्यार्थी हैं, मित्रगण हैं, तो संगीता जी के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाएं। इतना बढ़िया उन्होंने मोटिवेट किया है आपको। तो संगीता जी आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हालांकि आपने एक प्रश्न का आंसर गलत बताया था, लेकिन 2 प्रश्नों का आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट बताया है, बिल्कुल ओके बताया है। सर मैं MA इकोनॉमिक्स भी की हुई है, बट काफी टाइम हो गया है उसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है संगीता जी, टॉपिक भी है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। तो चलिए जुड़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रतिभागी से। और नेक्स्ट प्रतिभागी जो है वो हमारे साथ में मुकेश मीना जी है। नेक्स्ट प्रतिभागी जो अलवर डिस्ट्रिक्ट से है, राजस्थान से है, और जिनकी अभिरुचि जो है वो किताबें पढ़ना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुकेश जी आपका स्वागत है इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी के अंदर। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपको भी। तो खेल को प्रारंभ करें मुकेश जी। जी। तो
चलिए कंप्यूटर महोदय जी और मुकेश जी के लिए पहला प्रश्न उपलब्ध करवाया जाए। तो यहाँ मुकेश जी देखिए, आपके लिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि उत्पादन का या फिर उत्पादन के साधन के रूप में पूछा है कि निम्न में से कौन से प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है, कौन से प्रोडक्शन के साधन हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है श्रम व भूमि की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी है पूंजी व तकनीक है, ऑप्शन नंबर सी है साहस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है यानी जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन के क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या संसाधन है। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। तो लॉक किया जाए आपके आंसर को। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है मुकेश जी? जी सर। जी सर। तो चलिए कंप्यूटर महोदय जी मुकेश जी के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। तो मुकेश जी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। यानी हम अगर प्रोडक्शन के रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम भूमि को शामिल करते हैं, पूंजी को शामिल करते हैं, साहस को शामिल करते हैं, टेक्नोलॉजी को शामिल करते हैं और मैनेजमेंट को शामिल करते हैं। तो पहला प्रश्न बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने, कॉन्फिडेंस के साथ में, पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े मुकेश जी। जी सर। चलिए कंप्यूटर महोदय जी मुकेश जी के लिए नेक्स्ट प्रश्न उपलब्ध करवाए। ये आपके सामने देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक देश में होने वाले व्यय के घटक होते हैं। हम नेशनल इनकम की बात करें, राष्ट्रीय आय की बात करें तो जो आपको पता है कि 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड होते हैं, इनकम मेथड होता है और एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो यहाँ पर व्यय विधि की बात की जा रही है कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर किन्हें किन्हें शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है निजी उपभोग, ऑप्शन नंबर बी है विनियोग व निवेश, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी व्यय और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट से बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें भी सर यही है उपरोक्त सभी। इसमें भी ऑल ऑफ दीज बता रहे हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड की अगर बात की जाती है तो हम कंजम्पशन को करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को करते हैं, हम जो अनुदान है, सब्सिडी है, उस राशि को करते हैं, C+I+ गवर्नमेंट को करते हैं जो एक्सपेंडिचर है, प्लस हम क्या करते हैं X - M करते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है, तरीका होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपने बताया है, ऑप्शन नंबर डी बताया है, ऑल ऑफ दीज बताया है, तो एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है। तो आपने 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुकेश जी। जी सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत हुई है, किस एक्ट के तहत हुई है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1953। पढ़िए प्रश्न को और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी सर, लाइफलाइन का यूज करना चाहता हूँ। लाइफलाइन का यूज करना चाहोगे? जी कंप्यूटर महोदय जी मुकेश जी के लिए लाइफलाइन अवेलेबल करवाइए, लाइफलाइन उपलब्ध करवाइए। तो यहाँ पर मैं 2 गलत आंसर को, 2 गलत विकल्पों को हटा देता हूँ आपके लिए। यहाँ मैं हटा देता हूँ एक ऑप्शन नंबर सी हटा देता हूँ और एक जो है वो ऑप्शन नंबर में ए हटा देता हूँ। अब आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है 1934 और ऑप्शन नंबर डी है 1953। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 लॉक कर दिया जाए। चलिए कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मुकेश जी के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है 1934 को लॉक किया जाए। और मुकेश जी जो आपका ये आंसर 1934 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
यहाँ पर अगर आपसे स्थापना के संबंध में पूछा जाता कि स्थापना कब हुई थी, तब हम आंसर लगाते 1935। तो मेरे हिसाब से आपको 1935 और जो 1934 है, इनके बीच में आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ होगा, थोड़ा सा आपको कह देना कि मतभेद हुआ होगा कि किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको छोड़ा जाए। तो आपने तीनों के तीनों आंसर को बिल्कुल परफेक्ट बताया है। पहला आंसर आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, दोबारा करनी पड़ेगी। आत्मविश्वास के